हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लास्ट वीडियो है। टोटल 9 वीडियो हो जाएंगे इस वीडियो के समेत। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम अपना टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सामाजिक संवेदनशीलता। एक शिक्षक के लिए सामाजिक रूप से या समाज के प्रति संवेदनशील होना कितना आवश्यक है, क्या क्या बातें हैं जो उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, क्या बातें हैं जो निश्चित रूप से जो समाज है उसमें एक शिक्षक के द्वारा अपेक्षित रहती हैं, और शिक्षक अगर उनका फॉलो करता है, उनको अगर उन बातों को मानता है, स्वीकार करता है, उसके अनुसार काम करता है, तो जो विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा लाभ संभव हो पाता है। तो शुरुआत करते हैं थ्योरी से, फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपने जब पढ़ाई शुरू की होगी, छठी सातवीं से जब भी आप सामाजिक पढ़ रहे हैं या पर्यावरण अध्ययन भी पढ़ी है आपने कक्षा 3 से, तो ये चीज हमने पढ़ी है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि मतलब जो समाज है उसमें वो रहे, इसीलिए हम मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहते हैं। आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है कि वह समूह में रहकर कुछ नीति मर्यादा की सीमा रेखा बनाकर उसकी अनुपालना स्वयं करता है और अन्य से भी करने की अपेक्षा रखता है। इसका मतलब ये हो गया, कुछ नियम हैं जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं और बनाने वाले मनुष्य भी उनका पालन करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं उनसे भी इस तरह की अपेक्षा की जाती है कि वो उन नियमों का पालन करें। सामाजिक मापदंड, उसमें शिक्षा, अनुभव, परंपरागत धरोहर, सामूहिकता के माध्यम से सारी चीजें, यानी आपसी जो सहयोग है, एक दूसरे के जो अनुभव हैं, आगे से आगे समाज को उनका फायदा मिले, इस तरह का। या परंपरागत धरोहर है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परंपरागत रूप से चली आ रही होती हैं, वो समाज की अमूल्य धरोहर होती हैं। और सामूहिकता, तो ये सारे के सारे जो मापदंड हैं वो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थियों पर यह दायित्व तो बढ़ जाता है कि वह सामाजिक मूल्यों की संस्थापना अनुपालन में अपना अद्वितीय योगदान समर्पित करे। आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है अपना, उसमें एक बात करनी चाहिए हमें जरूर ही, औपचारिक हो गया है माध्यम, यानी कि शिक्षा में औपचारिक व्यवस्थाएं हो गई हैं। आप तय है समय कि आप कब पढ़ने के लिए जाएंगे, कब आपको विद्यालय से वापस घर के लिए जाना है, या कब आपके एग्जाम्स होंगे, किस तरह की क्या चीजें आपको पढ़नी है, वो भी फिक्स रहेगी। सिलेबस फिक्स रहेगा आपका, पुस्तकें फिक्स रहेगी। तो इस तरह की, तो इसमें ये जो चीजें हैं, संस्थापन और अनुपालन में अद्वितीय योगदान समर्पित करें, यानी वहां पर आपसे ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा अपेक्षाएं लगाई जाएगी। सारी चीजें प्राथमिक शिक्षा से पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों को शिक्षक के माध्यम से सिखाया जाता है। ऐसा प्रयास किया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कविताओं, कहानियों के माध्यम से समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है, नैतिक शिक्षा उनको इनके माध्यम से दी जाती है। किंतु इससे पहले यह आवश्यक है कि स्वयं शिक्षक विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से इन सामाजिक मूल्यों से स्वयं को परिचित करे और भली भांति उन चीजों में ढालकर विद्यार्थियों को उस दिशा में अनुप्रेरित करे। यानी यहाँ कहने की बात यह हो गई कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड में जब सामाजिक संवेदनशीलता टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां आप क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी एक कारण होना चाहिए। आपको स्वयं को भी उन सारे सामाजिक मूल्यों से परिचित कर लेना चाहिए जिनका कि आपको विद्यार्थियों के साथ, उन विद्यार्थियों को सिखाना है, उन मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। और अगर उनसे परिचित हैं और स्वयं को जो समाज की अपेक्षा है उसके अनुसार ढाल पाते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उस दिशा में अनुप्रेरित कर पाएंगे। अब कुछ बातें हैं ऐसी जिन पर बात करनी चाहिए, जिनके बारे में, सामाजिकता ऐसा गुण है जिसे बालक अपने वातावरण के समय और आयु के बढ़ने के साथ साथ विकसित करता है। यह अर्जित गुण है, जन्मजात नहीं। दूसरा बिंदु है, सामाजिक परिपक्वता का आधार सूझबूझ या व्यक्ति का अनेक लोगों से अंतःक्रिया का होना है। यानी आप किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्व किस आधार पर मानेंगे, तो उसकी जो सूझबूझ है वो, और व्यक्ति का जो बाकी अन्य लोग हैं समाज के, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो कितना बेहतर है। फिर तीसरा बिंदु है समाजीकरण। सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। समाजीकरण के द्वारा बालक समाज की अन्य गतिविधियां सीखता है। अब यहाँ पर बात आई है समाजीकरण, या इसमें वैसे शब्द है वो समाजीकरण के बजाय सामाजीकरण है। समाजीकरण का मतलब हो गया एक तरीके से समाज के रीति नियम है, या रीति रिवाज हैं, या परंपराएं हैं, पुराने समय से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चले आ रहे हैं, उन चीजों को सीखने का जो प्रोसेस है वो समाजीकरण कहलाएगा।
और इसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे हम समाज के बारे में जितने नियम वगैरह हैं सारे बच्चों को अगर सिखाना चाहते हैं तो क्या बातें उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, या किन बातों के माध्यम से हम उनको उनका समाजीकरण करेंगे या उनको समाज के लिए एक बेहतर नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। तो पहला है उपदेश, डिडेक्टिव टीचिंग। इसको डिडेक्टिव टीचिंग भी कहते हैं अपन, उपदेश द्वारा। अब उपदेश तो आपने सुना ही होगा, घर पे आपके परिवार के सदस्य भी निश्चित रूप से कभी न कभी कोई न कोई ऐसी बात आपसे कही गई होगी कि भाई ये बातें हैं, आपको सच बोलना है, ये काम नहीं करना है या ये काम करना है, इस प्रकार की बातें, उसको अपन उपदेश द्वारा शिक्षण या डिडेक्टिव टीचिंग कह सकते हैं। बालकों को प्रारंभ से ही अच्छी अच्छी बातों के उपदेश देते हैं कि यह करना है, यह नहीं करना है। बालकों में उपदेशता अन्य बातों को सीखने के लिए ये प्रेरणा भी मिलती है यहाँ से, और जो सर्वमान्य और समाज द्वारा स्वीकृत होती हैं वो बातें बालक सीख पाता है उससे। पहला तरीका हो गया। इसके अलावा अनुकरण एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इमिटेशन जिसको बोलते हैं अपन, अनुकरण का मतलब हो गया वो जैसा देखेगा वैसा करने का प्रयास करेगा। अनुकरण से सीखता है। जो बालक के माता पिता, गुरु या संबंधी करते हैं वह भी वैसा करता है। बालकों को सदैव अच्छी बातें ही बतानी चाहिए। या ऐसा हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं वो ऐसे हों जिन्हें अगर बालक सीखता है तो उसको उसका फायदा मिले, समाज को उसका फायदा मिले। पहचान, बालक जन समूह में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। इसका आपने कई जगह उदाहरण भी देखा होगा। जो ग्रुप होता है उसमें बालक ऐसे प्रयास करता है जिससे कि वो ग्रुप है उसमें उसकी उपस्थिति किसी न किसी तौर पे दर्शाई जा सके। या आपने कभी ये चीज कक्षा में नोट की होगी, कुछ बालक हैं उनका नाम अगर आगे नहीं आ रहा है, या जो कक्षा के विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बाकी विद्यार्थियों का ध्यान उसकी तरफ जाए, तो ये आइडेंटिफिकेशन वाली बात आएगी। फिर अगला है पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड और पनिशमेंट के आधार पर भी वांछित व्यवहार सिखाने के लिए उसका प्रयोग हम करते हैं प्रोत्साहन के रूप में। तो जैसे कभी चॉकलेट है, किताब है, खिलौना है, या घर पे ऐसे कहते हैं कि पहला स्थान लाना जो फिर तुम्हारे साइकिल लाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो इन तरीकों से भी उसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं और लाते ही हैं। गांव में आपने आपके जीवन में भी कभी न कभी ऐसी बात रही होगी। फिर इसका एक फ्लो चार्ट है। इसकी जो अवस्थाएं हैं उसमें जैसे मतलब शिशु अवस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, तो उसको एज ग्रुप के आधार पे अपन 5 साल तक की उम्र में शैशवावस्था है, फिर 12 साल तक की उम्र में बाल्यावस्था है, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 साल से ऊपर की अवस्था। समाजीकरण की संस्थाएं यानी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके जो समाजीकरण का आधार है, तो उसमें परिवार सबसे पहले। संस्थाएं का मतलब समझ लेना, ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गया, परिवार है या रिश्तेदार हैं, विद्यालय है, ये सारी, या राजनीतिक संस्थाएं हैं। तो परिवार में तो देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास परिवार से शुरुआत होती है इसकी। और भाषा का विकास निश्चित रूप से, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो जिस प्रकार से परिवार के सदस्य बात करते हैं वही सेम चीजें वो भी सीखता है। विभिन्न सदस्यों के साथ संबंध व्यवहार करना, आदतों का निर्माण, सामाजिक नियमों की जानकारी उसे परिवार से होगी, और समायोजन भी वह परिवार से सीखेगा। इसी तरह पड़ोस है उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। जैसे पड़ोस में अगर अपराधी रहते हैं या भग्न परिवार रहते हैं उनका प्रभाव पड़ेगा। और पड़ोस का किन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उसका भी एक तरीके से कह सकते हैं। जो अपराधी है उनका भग्न परिवार है। भग्न परिवार का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जिनमें परिवार में तालमेल नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, इस तरह की स्थिति। अमीर और गरीब परिवार का भी इफेक्ट नेबर्स के साथ रहता है। जैसे गरीब परिवार है, किसी चीज पर आश्रित है, तो पड़ोसियों का उस पर प्रभाव पड़ेगा। या अमीर परिवार है कोई, तो वहां जो बालक है हो सकता है वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे मतलब जो उनके पड़ोस हैं उन पर डिपेंड हो जाए। मानव कल्याण की भावना से प्रेरित परिवार है तो उसका जो समाजीकरण है वो उस हिसाब से होगा। और जो सामाजिक परिवार है, समाज के लिए मतलब बहुत ज्यादा सामाजिक परिवार है, तो उसका प्रभाव भी बालकों के समाजीकरण पर पड़ता है। फिर पाठशाला, ऐसा माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण है आज हाल, भले ही इसको औपचारिक संस्था कह सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अध्यापकों के प्रभाव के साथ संबंध है, बालकों का प्रभाव के साथ संबंध है, अन्य साथियों का प्रभाव है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनमें स्काउट गाइड है, एनसीसी वगैरह है, इनका भी बहुत ज्यादा प्रभाव बालकों के समाजीकरण पर पड़ता है। साथी समूह, तो कोई बालक है उसका जो मतलब मित्र मंडल है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उसके समाजीकरण पर पड़ता है। और इसमें जैसे अगर कोई एक बालक है उसके सभी दोस्त अपराधी हैं तो फिर वो उस टाइप का समाजीकरण होगा उसका। एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है या
एम्बाइवर्ट हैं, इन सारे शब्दों का मतलब अर्थ ये लगाना है। अंतर्मुखी का मतलब जो बाहर ज्यादा बातें नहीं करता, बहिर्मुखी का मतलब जो बाहर बोलने में संकोच नहीं करता है, और उभयमुखी का मतलब जो थोड़ी बहुत बातें मतलब ध्यान भी रखता है और बात करने में झिझक भी नहीं है। धार्मिक सामाजिक संस्कार बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दल हैं, वो भी समाजीकरण का एक माध्यम होते हैं। आर्थिक संस्थाएं, उनसे भी समाजीकरण में मदद मिलती है। इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, गृह निर्माण समितियां हो गई, या जो सहकारी समितियां हैं, बैंक वगैरह हैं। जनसंचार के साधन, आजकल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो ये जब नोट्स बने होंगे, जो डिटेल लिखी गई होगी, उस समय सोशल मीडिया का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन आजकल इंटरनेट और इसके साथ ही एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं, सोशल मीडिया समाजीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। बालक को प्रभावित करने वाले सामाजिक अभिकरण में जो प्राथमिक स्रोत हैं, जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं या कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव उनके साथ है सीधा, तो परिवार हो गया, फ्रेंड सर्कल हो गया, आस पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, या जो समाज में जो उत्सव वगैरह हैं, उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और ये प्राथमिक स्रोत के रूप में माने जा सकते हैं। द्वितीयक स्रोत में शिक्षण संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका प्रभाव उसके जीवन पे रहता है। आगे बात करें अपन, बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की भूमिका। ये टॉपिक है अपना जो सबसे टॉप पर है, महत्वपूर्ण है। शिक्षक बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व तभी बना सकता है जब स्वयं अध्यापक का समाजीकरण अच्छी तरह से हुआ हो। ये चीज हर जगह लागू है, हर जगह ये नियम लागू है। अगर आपके पास कोई अच्छी मतलब नॉलेज है, कोई अच्छी स्किल है, तभी आप दूसरों को वो अच्छी स्किल सिखा सकते हैं। बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक क्या क्या काम करते हैं, तो बात करते हैं अपन शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले काम, और आपको ध्यान भी रखने हैं कि ये काम आपको करने हैं आने वाले समय में। फिर स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, कि समाज के लिए बेहतर नागरिक के रूप में अगर शिक्षक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, तो जो विद्यार्थी हैं वो भी उस तरह की बात सीखेंगे। व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए, बालकों की रुचियों का पता लगाना चाहिए, और उसके अनुसार उनमें अच्छी भावना का विकास करना चाहिए। समूह में मिलना चाहिए, बालकों को समूह में मिलना सिखाएं। समूह में मिलना सिखाएं का मतलब एक मतलब मित्र मंडली की भावना उनके मन में आनी चाहिए सकारात्मक रूप में। सामाजिक दोषों से दूर रखें, तो सामाजिक दोषों का मतलब क्या है? समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो समाज के लिए गलत है, तो प्रयास करना चाहिए कि बालक उनसे दूर रहे। बालक का समाजीकरण करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय द्वितीयक संस्था के रूप में मानते हैं हम, और आवश्यक प्रेरक और विधियों का प्रयोग भी करना चाहिए। सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करने वाले घटक में परिवार का परिवेश, परिवार की, वैसे शब्द आया है यहाँ जलवायु। जलवायु का मतलब आप जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो वाला नहीं लगाना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं परिवार का वातावरण कैसा है। फिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व, मितभाषी, संकोची, लज्जाशील, उनका सामाजिक परिपक्वता है वो थोड़ी कम रहती है। बौद्धिक व्यक्तित्व है, अगर किसी की कुशाग्र बुद्धि है तो समाज उनको जल्दी स्वीकार करता है, और समाज में जो बौद्धिक रूप से सक्षम है या बुद्धिमान है, उनका प्रभाव जल्दी लोगों पर पड़ता है, और समाजीकरण भी तीव्र होता है उनका। सामाजिक परिपक्वता जिन तथ्यों पर प्रभाव पड़ता है उनमें क्या क्या बातें हैं? प्रमुख है बालक की बुद्धि और परिवार, यानी कि बालक कैसा है, पहली बात है उसकी बुद्धि कैसी है, मतलब कुशाग्र बुद्धि है तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, समाजीकरण जल्दी होगा। और परिवार बेहतर है, परिवार में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो भी समाजीकरण जल्दी होगा। जिन बालकों में बुद्धि प्रखर होती है, सामाजिक मूल्यों को न केवल जल्दी समझ लेते हैं बल्कि जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धि के कारण बालक सामाजिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप दे देता है जल्दी। समाजीकरण की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा गया है। परिवार में बालक सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, व्यवहार आदि चीजें सीखता है। परिवार का खान पान, रहन सहन बालक को प्रभावित करता है निश्चित रूप से। बालक के जिस प्रकार के मित्र होंगे, समाज के प्रति व्यवहार उसका वैसा ही होगा। अपने यहाँ की जो कहावत है वो काला धोले वाली, वो उसको समझ लेना आप, सीधी बात। ये कुल मिलाकर लेखक हमें वही समझाना चाह रहा है, और आपको भी अपने जीवन में इन चीजों को सोच समझ के निश्चित रूप से जो आगे कोई भी आपका मतलब इस तरह का सर्कल बनता है तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आप। उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार, निष्पक्षता, सहनशीलता, सामाजिक हित और सामाजिक कुरीतियों का समापन, ये 2-3-4 चीजें हैं जो बालक की बुद्धि, परिवार और उसके मित्र मंडली से उसके अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर सारी चीजें नकारात्मक हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जो सामाजिक व्यवहार है उसका स्तर उच्च नहीं होगा, अगर इसका उल्टा है तो निष्पक्षता नहीं रहेगी, सहनशीलता नहीं रहेगी, समाज का हित वह नहीं सोच पाएगा, और कुरीतियां हैं वो उनके गिरफ्त में आ जाएगा।
और सभी चीजें बेहतर हैं, मित्र बेहतर है, परिवार बेहतर है, उसका जो बौद्धिक लेवल है, बौद्धिक स्तर है वो बेहतर है, तो ये सारी चीजें सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली हैं। अब बात करेंगे अपन वैकल्पिक जो प्रश्नोत्तर हैं इसके प्रश्नों के बारे में। तो कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं फटाफट। सामाजिक परिपक्वता का मतलब क्या है? तो सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। अब इसमें जो अन्य है उनको रूल ऑफ रिजेक्शन, जैसे फल की भांति पकना, तो ये तो नेगेटिव हो गया सीधा। शुद्ध बुद्धि और विवेक का विकास होना अच्छी बात है, लेकिन जब हम सामाजिक परिपक्वता की बात कर रहे हैं तो उस समय सद्बुद्धि विवेक के बजाय हमें सामाजिक कुशलता शब्द का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात सामाजिक परिपक्वता की हो रही है। फिर अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण किसे माना जाना चाहिए? तो यहाँ जैसे विद्यालय हमने द्वितीयक में पढ़ा था, माता पिता परिवार को हमने प्राथमिक में रखा था, ठीक बात है। फिर समुदाय और जनसंचार माध्यम है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्यों सही किया गया है, उसके पीछे का कारण है सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा गया है। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण यानी कि समुदाय है, समुदाय में जो विद्यालय है वो भी उसका एक हिस्सा हो गया, परिवार उसका हिस्सा हो गया, माता पिता या पड़ोसी या मित्र, सारी चीजें समुदाय में उसको प्रभावित करेगी, यानी जो आधारभूत अभिकरण है वो समुदाय होगा। बालक का समाजीकरण न हो तो वह कैसा होगा? असामाजिक हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, पशुवत नहीं होगा। सामाजिक संदर्भों में गैंग शब्द क्या व्यक्त करता है? तो ये गैंग शब्द आपने काफी बार सुना होगा। गैंग मतलब बड़े लेवल पर भी जो चोर डकैत टाइप के लोग होते हैं उनके साथ भी गैंग शब्द काम में लिया जाता है। यहाँ जो गैंग शब्द है सामाजिक संदर्भों में क्या बता रहा है? तो ये किशोर वय की आवश्यक घटना है। अब बालकों का समूह है, द्वितीयक तृतीयक समूह है, समाज विरोधी समूह है, ये चीज समाज विरोधी समूह है, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन यहाँ हम सामाजिक संदर्भों में जब बात कर रहे हैं उस समय ये जो किशोर वय है ये आवश्यक घटना है। आवश्यक घटना है का मतलब आप ऐसे समझेंगे कि निश्चित रूप से एक बार गैंग बनती ही बनती है। तो ये कक्षा 9 से आप आगे की कक्षाओं में 12 तक में देख सकते हैं इस टाइप की मित्र मंडली होती हैं, 10-12 या 5-10 ऐसे दोस्त होते हैं, वो गैंग टाइप का उनका जो मतलब व्यवहार है समाज के प्रति हो, चाहे दूसरे मित्रों के प्रति हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे और कहीं कोई स्थिति बनती है वहां पर हो, रहता है। उपेक्षित बालकों की पहचान कब करनी चाहिए? तो उपेक्षित शब्द जब आ जाए तो जितना हो सके उतना आपको जल्दी उनका निपटान करना चाहिए, मतलब उनकी उपेक्षा है उसको खत्म करना चाहिए, कक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो शीघ्र इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दैनिक समाचार पत्र में आप कैसे खबरें पढ़ेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, आप शिक्षक हैं तो आपको शैक्षणिक समाचार पत्रों समाचारों पर ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से फैलाने में प्रमुख रूप से कौन उत्तरदायी है? तो नेता होते हैं। वैसे देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है बातें। ऑप्शन कह रहा है नेता, व्यापारी, अधिकारी और शिक्षक। तो इसमें नेता लोग लिखा हुआ है, नेता लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं। और नेता लोग में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में नेतृत्व टॉपिक जहाँ पढ़ते हैं वहां जो नेता पढ़ते हैं वो अलग है। ये राजनीतिक वाला ऐसा मतलब इसको कह सकते हैं बताया गया है। राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके लिए ये प्रश्न है। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। तो स्वयं की है तो स्वयं पर निर्भर होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है ये। अगर माता पिता की रुचि के ऊपर आपकी रुचि निर्भर है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं? तो उसमें अच्छे बुरे का अंतर महसूस अगर वो कर सकता है तो उसमें नैतिकता का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। परिवार का माहौल, ठीक बात है। धार्मिक व्याख्यान भी ठीक है, ईश्वर में आस्था भी ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें उसके पास हैं लेकिन उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है तो लफड़ा हो जाएगा। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण कहाँ से करता है? तो प्रारंभिक की बात आई है और उत्तरदायित्व की बात आई है तो वो घर से। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, तो अभिप्रेरण का मतलब एक तरीके से अपने मन में ही किसी काम को करने की इच्छा का जागृत होना और उस इच्छा के दम पर लगातार प्रयास करते रहना। तो इसमें सीधा ऑप्शन ही देख लेते हैं अपन, दूसरा ऑप्शन सही माना है इन्होंने। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नए सीखने वालों में मतलब नई नई कोई आपको चीज सीखनी है और आप अभिप्रेरणा के कारण वो उस दिशा में बढ़े हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप जल्दी से आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे और सीखेंगे उसको। कौन सा अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो यहाँ एक ऐसे मान सकते हैं आपकी टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम ये अभिप्रेरणा टॉपिक के प्रश्न भी साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह का विचार आप अपने मन में रखकर आगे के प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि समाज भी कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का एक उदाहरण होता ही है।
तो ये प्रश्न अपना अभिप्रेरणा का उदाहरण में तीसरा सही है। उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा, तो वहां से व्यक्ति के मन में अभिप्रेरणा आती है। जैसे उच्च कोटि का विद्वान बनने की इच्छा और चिकित्सक बनने की इच्छा इसमें नहीं आ रहा है। सही उत्तर गायक बनने की इच्छा है। आप खुद से भी सोचना, जब से आप मतलब चाहेंगे ना कि आप गायक बनेंगे, तो उसके बाद पूरी दुनिया आपके गाने सुनेगी, तो ये ज्यादा थोड़ा मुझे लगता है कि विचार विद्यार्थियों का ज्यादा रहता है। इसीलिए अभिप्रेरक का उदाहरण गायक है, न कि चिकित्सक और विद्वान। अभिक्षमता परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो किन कामों में किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं अपन, अन्य ऑप्शन में क्या कह रहे हैं ये। दूसरा प्रश्न सही है, भविष्यवाणी करने में कि व्यक्ति किसी कौशल में कैसा प्रदर्शन करेगा। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं अभी, या फिर जब आप एग्जाम देंगे बीएसटीसी का, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बराबर 50% यानी कि 25% जो पोर्शन है सीधा केवल इस अभिक्षमता वाले टॉपिक से है। और ये क्यों रखा गया, उसके पीछे भी यही कारण है, ताकि जो हमारी मतलब सरकार है वो पहले से ये भविष्यवाणी कर ले कि ये व्यक्ति हैं जो इस फील्ड के लायक हैं या नहीं है, टीचर बनने के लायक हैं, टीचर बनने जैसे इसमें गुण है या नहीं। हालांकि ट्रेनिंग बाद में होती है, लेकिन पहले से ही थोड़ी बहुत भविष्यवाणी करके ऐसे व्यक्तियों को ही छांटा जाता है जिनमें मतलब टीचिंग के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, वो बेहतर टीचर बन सके, इस तरह का विचार हो। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही करना है आपको। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो सबसे बेहतर रहेगा जो स्टडी है वो बेहतरीन हो, जितनी हो सके उतना गहन अध्ययन करवाया जाए तो विद्यार्थी अभिप्रेरित होगा। सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या है? तो जैसे टीचर कोई उपवास उड़ाते हैं या परिवार वाले, तो उसमें नकारात्मक भावना आ सकती है। लेकिन अगर आपके मित्र आपका उपवास उड़ा रहे हैं कहीं, कि आप जैसे फेल हो गए, अब दोस्त आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहां पर आप नकारात्मक वे में नहीं जाएंगे। आपको थोड़ा ऐसे लगेगा कि हाँ यार मैंने गलती की है, तो आप उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, तो ये सकारात्मक दंड रहेगा। एक प्रश्न है, सलीम कक्षा 3 का स्टूडेंट है, विद्यालय में उसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है, डावाडोल हो रहा है मतलब मामला, और शिक्षक विद्यालय में उसके मम्मी पापा को बुलाते हैं, तो पता चलता है कि वे लोग जो उसके मम्मी पापा हैं, अभिभावक हैं, वो अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए ऐसे समय में? अब ऐसे माना जाता है नॉर्मली, जो विद्यालय में कोई विद्यार्थी है जिसकी जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, लेकिन अगर उसके परिवार वाले पढ़े लिखे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको घर पे सपोर्ट करेंगे और वो फायदे में रहेगा। लेकिन अब स्थिति यहाँ आ गई है कि वो जो परिवार वाले हैं या इस विद्यार्थी के साथ जिसके साथ कंडीशन हुई है कि वो कमजोर है, वो अशिक्षित है, तो वो सपोर्ट नहीं कर सकते सीधा सीधा। तो जो शिक्षक हैं विद्यालय में जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जो पहला ऑप्शन है वो सही है, कक्षा में एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, एक्स्ट्रा उसकी मदद करनी चाहिए। कक्षा के बाद भी अगर थोड़ा समय मिलता है तो उसको मदद करनी चाहिए, ताकि वो उसकी जो प्रगति है वो संतोषजनक हो सके। पालकों के सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, या वैसे शब्द थोड़ा मात्रा एक मतलब रैप पर चली गई है, प्रेरणा शब्द होना चाहिए, प्रेरणा का, मोटिवेशन सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। पुरस्कार और दंड क्या है? तो स्वाभाविक प्रेरक है ये। स्वाभाविक रूप से कोई अगर आपके सामने टारगेट रख दिया जाए कि आप इतने नंबर लाएंगे तो आपको ये इनाम मिलने वाला है, तो आपको प्रेरणा मिलेगी उससे। और अगर आप कोई काम करते हैं और आपको कह दिया जाए कि ये काम करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, तो हो सकता है वहां से प्रेरणा मिले और आप वो काम नहीं करें। अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा होगा? तो पहला ही है, सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सदैव शब्द आ गया। खेलने के लिए ठीक बात है, गृह कार्य के लिए ठीक है, शरारत के लिए भी ठीक नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, कहीं थोड़ी बहुत छूट मिलनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो काम ऑप्शन है अपना पहला। हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा की मात्रा होती है, थोड़ी बहुत शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए किससे संबंधित है? शारीरिक, यानी कि उसका शरीर अगर स्वस्थ है तो उसमें मस्तिष्क भी स्वस्थ निवास करेगा। इस तरह की बात आपने जरूर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो शारीरिक आवश्यकता है वो पहली नंबर पे होनी चाहिए, जैसे भूख लग रही है, प्यास, वो सारी चीजें आ जाएगी। विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के विषय में जानकारी देने से विद्यार्थियों को उत्साह मिलेगा निश्चित रूप से। यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, उत्साहित होकर वो और अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति है उसको क्या कहेंगे? तो इतना मतलब 8-10 प्रश्न देख लिए हमने अभिप्रेरणा के। अभिप्रेरणा ही है, आंतरिक कारक है, मन में ही विचार आता है, उसके आधार पर विद्यार्थी काम करता है, तो वो अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं मानी जा सकती है? वे हमेशा सफल होते हैं, ये बात सही नहीं है, कहीं ना कहीं उनको असफलता भी मिल सकती है।
काम करने में आनंद आएगा। अगर अंदर से अभिप्रेरित होकर आप काम कर रहे हैं तो आप कभी भी टेंशन नहीं आएगी आपके दिमाग में, हमेशा आप आनंद में रहेंगे। फिर उच्च स्तर की ऊर्जा का प्रदर्शन, क्योंकि मन लगाकर काम कर पाएगा व्यक्ति, और चुनौती भरे कामों को भी पसंद करेगा, नापसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो अभिप्रेरित है। लेकिन हमेशा सफल हो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। हो सकता है अभिप्रेरणा के आधार पर तैयारी कर रहा हो कोई विद्यार्थी, एक बार फेल हो जाए, दूसरी बार में सफल हो। और अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अगर कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके मन में कभी विचार आया तभी तो वो प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको अपन अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मान सकते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। आप क्या अपेक्षा रखेंगे उसको सीखने के सिद्धांत के साथ कनेक्ट करके चल सकते हैं अभिप्रेरणा में। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या कोई और है? अगर तो यहाँ तो वैसे निशान भी लगा हुआ है आंतरिक, तीसरा ऑप्शन इसमें सही आ जाएगा, क्योंकि उसका विचार है, उसके मन में यह विचार है कि उसको ये परीक्षा पास करनी है, तो वो उस हिसाब से मेहनत करेगा। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, जन्मजात नहीं है, तो भूख, प्यास और निंद्रा ये तो जन्मजात है। आप सोच लीजिए कि भाई जब जन्म हुआ उसके बाद से ये तीनों चीजें हैं, क्या अलग हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। प्रेरणा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, प्रेरक, चालान और उद्दीपक। तो आदत से किसी प्रकार की कोई प्रेरणा आपको मिलने वाली नहीं है। प्रेरक प्रेरणा देने के लिए होता है। चालक जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति है विचारों के आधार पे आगे से आगे बढ़ता काम करता है। या उद्दीपन भी आपने देखा होगा, उद्दीपन का मतलब भी एक तरीके से प्रेरित करने वाला, या उद्दीपन शब्द है, उद्दीपक भी हो सकता है। क्या जन्मजात है? तो उसमें प्रेरणा, रुचि, अभिवृत्ति और अभियोग्यता। तो इसमें देखिए प्रेरणा बाहर से मिल सकती है, रुचि बाद में जागृत हो सकती है, अभिवृत्ति भी बाद में आ सकती है, लेकिन जो योग्यता है कुछ चीजों में मतलब स्पेशल है, वो उसको जन्मजात मिली हुई हो सकती है। उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो इसको अपन उपलब्धि, अगर आप जैसे पहला स्थान लाएंगे, कोई कक्षा है उसमें आप पढ़ रहे हैं, आपका पहला स्थान आ गया तो ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, या आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, या अभी तो 95% बन गए, तो एक तरीके से ये उपलब्धि है। तो ये सामाजिक अभिप्रेरक है। समाज में ऐसा सिस्टम है, हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा नंबर लाता है तो समाज उसको अप्रिशिएट करता है और अरे वाह करता है उसके लिए, और समाज ही ऐसा है अगर कोई फेल हो जाता है तो उसकी मजाक उड़ा देता है। तो ये उपलब्धि आवश्यकता है, वो ऐसा अभिप्रेरक है जो समाज के आधार पर है। आप कोई भी उपलब्धि हासिल करेंगे उसके पीछे कहीं ना कहीं समाज का भी रोल होता है। जैसे आप बहुत बड़े पद पर चले गए तो समाज एकदम से कि हाँ ये बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो उपलब्धि आवश्यकता उसके साथ जुड़ जाएगा। निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? जैविकीय आधार नहीं है तो भूख, प्यास और काम का तो है, संबंधन का नहीं है। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, तो उसमें अगर आपके कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर आप क्यों कोई काम शुरू करेंगे? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में भी प्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है, किस काम के लिए? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी सारे के सारे काम हैं। उपलब्धि प्रेरणा, उच्च स्तरीय स्पर्धा टालने हेतु, तनाव को कम करने हेतु अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को आप अलग से देख लेना पॉज करके, क्या मतलब खास बात है। अगर एग्जाम में ऐसा सीधा पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, उपलब्धि प्रेरणा को तो बढ़ा रहा है, उच्च स्तरीय स्पर्धा को टाल रहा है, तनाव को कम करने का प्रयास करना, तो इसीलिए हमने ये सारे ऑप्शन सही माने। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो काम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। जैसे वेतन बाहर से मिलना है, कोई व्यक्ति आपको पैसे दे रहा है, उसके बदले में आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उतना बेहतर काम नहीं करें। आपको कोई कह रहा है कि ये काम करने की सजा मिलेगी, तो वो भी बाहर से प्रेशर है। पदोन्नति भी बाहर से कोई दिया गया लो भी है एक तरीके से, लेकिन इंटरेस्ट है वो आंतरिक है। अभिप्रेरणा का मान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मास्लो ने किया, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है, मतलब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। हो सकता है कि यही उत्तर मुझे लग रहा है कि सही हो जाए अपना, तो ज्यादा ठीक रहेगा, वही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरण एक प्रक्रिया है, इस संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है? तो यह अभिप्रेरणा है ना, अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। अप्रिय स्थिति वही था, एक प्रश्न हमने जस्ट अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि कौन सी बात सही नहीं है, उसमें आया था कि वो हमेशा सफल होते हैं, ऐसा ठेका नहीं है। तो यहाँ जब वो असफल होगा तो अप्रिय स्थिति बनेगी, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है? सामाजिक स्वीकृति, तो ये स्वीकृत शब्द आ गया है, तो स्वीकृति प्रेरक सही हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किसको करते हैं अपन? तो प्रशंसा, बाह्य प्रतिद्वंदिता या परिणाम का ज्ञान, लोगों को पता चलना फिर प्रशंसा करना। पुरस्कार और दंड भी बाह्य है, तो सारी चीजें यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में मानी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है मतलब गलत है, देखना है हमें। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, तो अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मनोविज्ञान अलग चीज है, अंतर्नोद अलग अलग चीज है। अभी आगे इसका मतलब अंतर्नोद क्या है, इसका भी एक प्रश्न आ रहा है, तो उसको देखेंगे, अभी तो क्लियर हो जाएगा अंतर्नोद क्या है, भूख प्यास से संबंधित बातें। कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का एक परिणाम नहीं है? तो इसमें दूसरा है, जे.एस. मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, तो उसका अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है, वो शुरुआत है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए हमेशा? तो आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक, थोड़ा रुकते हैं, इसको आगे देखते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए काम करता है, तो फिर बाह्य हो जाएगा, पुरस्कार मतलब बाह्य। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा में आ जाएगा एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, तो ये मजा आता है मतलब वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। मजा आने वाले किसी भी काम को करने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं कहेगा कि ये काम करो, आप खुद उसमें रत हो जाएंगे। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार काम करने के लिए उत्तेजित करती हैं। ये बात कही थी गेट्स और उसके साथियों ने, लेकिन आपको ये याद नहीं रखनी है। कौन सी जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो इसमें उपलब्धि की आवश्यकता, ये सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगी या बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगी? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह बात कही थी मैकडूगल ने, आपको याद नहीं रखनी है। स्नेह प्राप्त करने की इच्छा किस तरह की अभिप्रेरणा है? तो ये स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, आंतरिक भी नहीं है, बाह्य भी नहीं है, स्वाभाविक। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख, भूख अंतर्नोद है, ये बस इसकी हम बात कर रहे थे अभी जस्ट, वो जो शब्द आया था वो आप समझ लेना, अंतर्नोद मतलब भूख। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? तो इसमें मैकडूगल, मैक्लीलैंड और एटकिंसन है, लेकिन ये प्रश्न आपको याद नहीं रखना है। प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। मेस्लो ने कौन कौन से प्रेरक बताए? तो जन्मजात, अर्जित, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेरक है वो जन्म क्या बोल रहे थे हम, प्रेरक वो जन्मजात भी हो सकते हैं और अर्जित भी हो सकते हैं, और भी प्रकार है, मेस्लो ने 2 प्रकार दिए थे, तो वो ध्यान रख लेना आप। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, अतः अध्यापक को कौन से काम नहीं करने चाहिए? तो देखिए, काम का लक्ष्य स्पष्ट करना चाहिए, अच्छी बात है। सामाजिक काम में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। प्रलोभन देकर कोई काम नहीं करवाना चाहिए, प्रलोभन देकर काम अगर आप करवा रहे हैं तो गलत है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही कर देंगे आप, है ना। कामों में सफल होने के अवसर तो बढ़िया बात ही है। किन प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट के द्वारा किया गया? तो याद नहीं रखना है, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ये आ जाएगा। मित्र को कैंसर है, आपकी क्या स्थिति बनेगी? तो वहां किसी को कुछ नहीं बताना, गलत बात हो जाएगी। या ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, मित्र के परिजनों को रोग की जानकारी देंगे। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, कुछ जगह हम बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाते हैं, तो उस समय ऐसे लगता है कि अपना मित्र है तो अपना ही जिम्मेदारी हो गई एक तरीके से, इलाज करवाना उसका या जो भी है, सारी चीजें हमें ही करनी है, ऐसा विचार नहीं रखना है। मित्र के परिजनों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो बीमार हो गया तो पहले मित्रों को सूचना मिलनी चाहिए, नहीं मतलब मित्र के द्वारा परिवारजनों को सूचना मिलनी चाहिए और वे ही हॉस्पिटल ले जाएंगे। बाद में अगर कोई ऐसी आर्थिक या कोई और ऐसी मदद की आवश्यकता पड़ती है तब आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपका पड़ोसी बीमार है और घर पे कोई नहीं है तो क्या करेंगे? तो घर पे कोई नहीं है तो उनको सूचना करेंगे आप। प्राय बालकों द्वारा सामाजिक विकास का सर्वप्रथम दिग्दर्शन कब होता है? तो जब बालक अपने प्राय का सार्थक ज्ञान बालक को अगर हो जाता है तो वो सामाजिक विकास का पहली बार हम कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक ज्ञान हुआ है।
कौन से कथन समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए समूह में कौन से गुण और मानकों का समंजन करने हेतु कोई बालक है जो प्रयासरत रहता है। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है, उन गुणों एवं मानकों को जो बालक के व्यक्तिगत व्यवहार को अधिकृत करते हैं, व्यक्तिगत व्यवहार को अधिकृत करते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक मानकों को समंजित करने का प्रयास वो कर रहा है। बालक विकास के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक विकास संबंधी महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो बालक का परिवेश और घर का वातावरण, परिवेश और वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दो प्रकार के प्रभाव हैं, एक तो जो जेनेटिकली है वो, और जेनेटिकली के अलावा बाकी चीजों में परिवेश यानी कि जो वातावरण है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्राय शिक्षकों से प्रत्येक समुदाय से निम्नलिखित अपेक्षाएं की जाती हैं। तो शिक्षकों से सारी वैसे सही ऑप्शन है यहाँ, आदर्श गुण होने चाहिए, चरित्र होना चाहिए, अच्छा ठीक बात है, कठोर आतंकित व्यवहार तो गलत है, निष्पक्ष प्रजातांत्रिक तो होने चाहिए। लेकिन यहाँ सब शिक्षक और समुदाय की बात आ रही तो विषय में पूरी तरह से योग्यता और विद्यार्थियों के प्रति उनका जो रवैया है वो सहयोगी का होना चाहिए, विद्यार्थियों का सहयोग करने वाले वे होने चाहिए। और अगला प्रश्न है, व्यक्ति विशेष को सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है जबकि। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, उस व्यक्ति आवश्यकताओं, उद्देश्यों और सामाजिक मान्यताओं उत्तम अनुसरण करता है तो उसको आप सामाजिक रूप से परिपक्व मान सकते हैं। प्राय सामाजिक विकास के संदर्भ में बालक एवं बालिकाओं में कौन सा भेद उजागर होता है। तो किस तरह से हम उनके मध्य में भेद करते हैं ये बात पूछी गई है। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही है, बालिकाओं की अपेक्षा बालक सामाजिक गुणों पर अधिक बल देते हैं। बाहर समाज में जैसे कोई काम है बाहर, तो बालक मतलब जब बड़ा हो जाएगा, व्यक्ति बन जाएगा, समाज का एक भाग बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा, उस समय वह डील करता है। इसी कारण यहाँ ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही करना पड़ा हमें। आप यदि विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत और परिपक्व बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में विद्यार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बाकी जो ऑप्शन है उसमें आप कक्षा के संदर्भ में पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे, कक्षा के संदर्भ में, ठीक है। सामाजिक क्रियाकलापों के में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देंगे और सामाजिक विकास की जिम्मेदारी देंगे। लेकिन जो ऑप्शन सही है उसमें वो कह रहा है विद्यालय की सारी जो गतिविधियां हैं उसमें अधिकाधिक भाग लेने को प्रेरित करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, वो विद्यार्थी हैं। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो उनके लिए उस समय खुला हुआ नहीं है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथन सामूहिक कार्यप्रणाली का द्योतक है। सामूहिक कार्यप्रणाली इनमें से कौन से कथन में आ रही है। तो आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे अपन, बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के मध्य सामुदायिक तालमेल स्थापित करना। तो हो गया ना सामूहिक कार्यप्रणाली का द्योतक, क्योंकि उनमें तालमेल अगर है तो वो सामूहिक रूप से कोई काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ये 9वां टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है इसमें ये जो 9 वीडियो मैंने प्रयास किया है आपकी जितनी हो सके उतनी बेहतर मदद कर सकूं, ऐसा प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी गंभीर हैं थोड़े से, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाकी जो सेगमेंट है अपने इसमें उनके मुकाबले काफ़ी कम चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। केवल आपने अगर एक बार ये वीडियो पूरे देखे हैं तो भी आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि 50 टोटल प्रश्न है, उसमें से 47-48 प्रश्न तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और 1-2 प्रश्नों में बाई चांस आप सर्वश्रेष्ठ का चयन नहीं कर पाएंगे तो भी जो ऑप्शन आप चुनने वाले हैं उसमें केवल आपका 1 नंबर ही कम होने वाला है। यानी कि 150 में से 145-46 नंबर तो आप कम से कम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले टॉपिक आप अगर इससे पहले के ये वीडियो भले आप देख रहे हैं, कोई वीडियो आपने छोड़ा है तो जरूर देख लेना चाहिए। कुछ जगह आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत सरल है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको जरूर देखना आप, क्योंकि बहुत सरल में 2-4-5 प्रश्न अगर आपके दूसरे विद्यार्थियों से कम है तो बाकी जगह वो भी आपके बराबर मेहनत कर रहे होंगे, तो यहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आप जितना हो सके उतना बेहतर। अब 8-10 दिन बचे हैं तो तैयारी कीजिए। और किसी तरह की कोई समस्या आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में है तो कमेंट बॉक्स है जिंदाबाद, वहां बताइए, आप कोशिश करेंगे समाधान का। पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी जो माध्यम है, अगर व्हाट्सएप वगैरह पे जुड़े हुए हैं आप तो वहां पर आप मैसेज कर देना, तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद।